सो हैव यू डन द वर्क दैट आई प्रोवाइडेड यू येस्टरडे, जो कल दिया था काम आपको, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस थे जो इजी वाले. हैव यू डन दैट? आई हैड प्रोवाइडेड यू ऑन व्हाट्सएप, आपको व्हाट्सएप पे दिए थे. यस मैम. कर लिए? गुड़िया कर लिया आपने? गुड़िया, मुस्कान, अनुष्का कर लिए हैं तो आज बिफोर 12 AM सेंड देम टू मी ऑन व्हाट्सएप. मैम उसमें का 2 क्वेश्चन बस बचा है मेरा. अच्छा कोई बात नहीं, कर लो टाइम से. एंड नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा ना कि आपको जो है प्रीवियस यूनिट क्वेश्चंस के जो दिए जाएंगे टेस्ट ना, आपने उसके साथ साथ वो हैं जो हैं, मुझे थोड़ा डाउट होता है कई स्टूडेंट्स में ना, डाउट होता है, तो आप क्या करेंगे, जो मॉक टेस्ट जो देंगे ना आपको, 10 ही क्वेश्चंस दूंगी, आपने साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है कि आपने वो कैसे सॉल्व किया. दैट वुड बी बेस्ट. ओके मैम. ओके ओके, चलो बढ़िया. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे. दिस इज योर चैप्टर chemistry chapter 4, chemical bonding and molecular structure. We might have done most of the part. So before we start, आपका क्या syllabus है? Clausius-Lewis approach to chemical bond formation, we have done this. Concept of ionic and covalent bond, it's easy, we have done this. So up till now हमने ये यहाँ तक किया है formation of factors affecting the formation of ionic bonds. Covalent bonding जिसका है हमने वसेपर थ्योरी भी कर ली थी. फजान्स रूल रह गया था. कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू नो वेरी वेल. अगर मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर की वेटेज जो है 2% आती है. अभी जो है नीट का पैटर्न आपका, मतलब कि सिलेबस तो रिड्यूस हो गया है. इस चैप्टर में से अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वसेपर थ्योरी बिल्कुल भी मत छोड़ना. डोंट लीव दैट एट एनी कॉस्ट. डोंट लीव दैट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वसेपर थ्योरी, यहाँ पे जो है आपको जो कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इनकी शेप के बारे में बताओ, कौन सी शेप है, प्रिडिक्ट करो. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको. अच्छा, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर आपको पता है किस तरीके का होता है? कैन यू एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ CaCO2? कैल्शियम कार्बाइड. ये आपका होमवर्क है, कल बताना मुझे इसके स्ट्रक्चर के बारे में. कैल्शियम कार्बाइड, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड. आई वांट टू हियर इट ओके फ्रॉम यू. मैम. ओके. सो गुड़िया, गुड़िया यादव, बच्चे बताना. प्लीज टर्न योर माइक ऑन एंड टेल मी अबाउट Clausius-Lewis अप्रोच बिफोर वी मूव अहेड विद द क्लास. मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते जाना कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपको शेप्स की. सबसे ज़्यादा शेप्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं. फिर ये आ जाएंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन दी मॉलिक्यूल. तो आपको इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. बट जो है ये थ्योरीज नहीं छोड़नी किसी भी हालत में. एंड कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी ऑफ वो बहुत ईजी है. अगर आपने हेसिस लॉ पढ़ा, आई विल आल्सो आस्क अबाउट द हेसिस लॉ, यू हैव स्टडीड अबाउट इट. Clausius-Lewis approach. गुड़िया. यस मैम. हाँ जी बच्चे बताना. मैम इसका वैलेंसी एटम होता है नंबर पे. यस मैम. हाँ जी, Clausius-Lewis approach to chemical bonding, इसके बारे में मैम बताओ. इसका एटम जो वैलेंस ऑफ एन एटम डिपेंड्स मेनली ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? Less than 8 electrons हाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स. in the outermost इलेक्ट्रॉन्स एंड इन सम ऑफ orbit. देम 2 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि बोल रहा है Clausius-Lewis अप्रोच बोल रहा है Yes, कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन इसलिए करते हैं. पहला रीजन दिया था कि अपनी एनर्जी कम करने के लिए. दूसरा कि उनके जो वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन पड़ जाएं, और कुछ में जो है 2 एक्सेप्शन डाल के 2. ठीक है. अब एक एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे. आयनिक किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बताओ मुझे.
अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड जो मैंने पूछा, क्या ये आयनिक है कि ये कोवेलेंट है? ये पता करके आना, पर एग्जांपल दे दो, सिंपल सा एग्जांपल दे दो। NaCl का मत देना, कोई और देना। मैम KCl। हाँ ठीक है, KCl, वेरी गुड। और कोई दे सकता है कोई? CaCl2, MgCl2, बहुत हैं। अच्छा, वन क्वेश्चन मोर देन विल स्टार्ट कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड है, ये दोनों है ना, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का फर्क आपको पता है, यू नो द डिफरेंस। बताओ इनमें से दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, कौन सा है? जल्दी बोलो। आयनिक बॉन्ड्स आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। आयनिक बॉन्ड्स है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू कोवेलेंट। द आयनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें है काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और एंड द सेकेंड थिंग इज कि देर इज कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफरेंस, कोई ऐसे शेयरिंग नहीं हो रही है। देर इज कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी एटम्स। लेकिन आपके कोवेलेंट बॉन्ड में जो है शेयरिंग हो रही है। इसी शेयरिंग और ट्रांसफर के गैप की वजह से जो है आपके आयनिक जो है कंपाउंड्स, दे आर मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द कोवेलेंट वन। Okay, so what's next? Formation of ionic bonds, factors affecting the formation of ionic bonds. Up till now, which two factors we have studied? Anushka? मैम लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। हाँ ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, वेरी गुड। एक आयनाइजेशन एंथैल्पी है जो लो है, वो किसके लिए होनी चाहिए? कटायन के लिए कि अनायन के लिए? मैम पहला कैटायन फैक्टर। के लिए। हाँ ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो लो है कटायंस के लिए होनी चाहिए। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जो है किसकी सबसे लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है? ग्रुप नंबर 1 की सबसे ज़्यादा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। उनका जो है एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है, उनसे है इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, दूसरा फैक्टर था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि जो आपका अनायन है वो कितनी आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अनायन ही बनेगा, इलेक्ट्रॉन लेके अनायन ही बनेगा। आई मीन टू से जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एटम है उसकी कितनी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, जितनी ज़्यादा अच्छी मतलब उसकी क्षमता होगी लेने की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी ना, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ही ज़्यादा वो आसानी से जो है अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर है हमारा लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। एंड ये आपको पता होना चाहिए, बस ये एक डेफिनेशन बताओ इसकी, लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? आपकी स्क्रीन पे ही है। सबसे पहले बताना लैटिस क्या होता है। लैटिस तो आपको एक्सप्लेन किया गया था ना, जो है नेटवर्क ऑफ आयंस। आयनिक बॉन्ड्स में जो है लैटिस होता है, नेटवर्क ऑफ आयंस दैट फॉर्म द होल कंपाउंड। तो लैटिस एंथैल्पी क्या हुआ? अब सपोज करो दो आयंस हैं, अट्रैक्शन में जो है आपकी एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन में जो है आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। और जब हमें जो है तोड़ना है तो हमें खुद एनर्जी लगानी पड़ेगी।
वहाँ पे जो है एनर्जी खुद लगेगी हमारी। रिपल्शन के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, अट्रैक्शन जब होगी तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। रिपल्शन जब हमें जब दो आयन्स को अलग करना है तो एनर्जी खुद लगानी पड़ेगी। तो ये आयन इसकी जो बेसिक अगर आप डेफिनेशन देखो तो ये है कि एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। यू गॉट दैट। मान लो कि सोडियम आयन है, सबसे क्लासिक एग्जांपल सोडियम आयनिक कंपाउंड्स का है सोडियम क्लोराइड। एक सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, चलो मान लो इनके जो है आयन्स बन गए, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब बन गए जी आयन्स। अब ये अट्रैक्ट हुए आपस में, अट्रैक्ट हुए तो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। अब मान लो ये तो एक बना यूनिट, एक फार्मूला यूनिट बना, ये मॉलिक्यूल नहीं, इसको यूजुअली फार्मूला यूनिट बोलते हैं। अब मान लो ये एक फार्मूला यूनिट बना। अब ऐसे जो है 1 मोल ऑफ NaCl बना, 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस दे अट्रैक्ट होंगे 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन से, फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड योर लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। The energy released when 1 mole of crystalline solid is formed by the combination of oppositely charged ions are greater the magnitude of lattice energy, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही आपका स्टेबल जो है वो आयनिक बॉन्ड बनेगा और आयनिक कंपाउंड। द लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ द आयंस। द साइज ऑफ द आयंस इन्फ्लुएंसेस द लैटिस एनर्जी। जितना छोटा होगा साइज उतनी ही ज़्यादा जो है लेसर विल बी द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि जितना बड़ा होगा ना उतना जो न्यूक्लियस है दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस काफ़ी का होगा। हम न्यूक्लियस से ही डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, जितने बड़े आयंस होंगे ना, जितने बड़े होंगे उतना ही उनके बीच में जो है उनके आई एम सॉरी फॉर दिस, आई मीन टू से यू गॉट अ रफ आइडिया कि जितने बड़े आयंस होंगे ना उतने ही इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो है जो डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उतना ही मतलब कि जो है आपका बॉन्ड है वो कम स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब यहाँ पे जितना छोटा आयन, जितना छोटा होगा ना आपका एटम, जितना छोटा एलिमेंट होगा एटम होगा एलिमेंट का, उतना ही कम डिस्टेंस होगा दो जो है आयंस के बीच में, उतना ही कम डिस्टेंस होगा आयंस के बीच में। और जितना बड़ा अब मान लो इतना बड़ा साइज का है आपका, इफ द अदर एटम इज दैट बिगर इन साइज, तो जो है देख लो छोटे वाले का कितना करीब है, बड़े वाले का कितना दूर है। तो साइज ऑफ द आयंस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस, size of the ions influences the lattice energy। जितना छोटा साइज lesser will be the distance, lesser will be the distance and thus greater, जितना lesser will be the distance उतना ही करीब आएंगे और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लैटिस एनर्जी जो है निकलेगी बाहर। फॉर एग्जाम्पल लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl इज 769, यानी कि इतने किलो जूल्स एनर्जी निकल रही है जब 1 मोल ऑफ NaCl जो है बन रहा है। 1 मोल ऑफ NaCl इज बीइंग फॉर्म्ड, देन एनर्जी बीइंग रिलीज्ड इज -769.8 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है। इफ वी कंपेयर इट विद KCl जो है वो ज़्यादा है, उसमें आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता NaCl से, बिकॉज द एनर्जी बीइंग रिलीज्ड इज मोर। वाई? क्योंकि सोडियम आयन जो है इट इज़ उसका साइज जो है पोटेशियम आयन से छोटा है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपका, इस तरह का क्वेश्चन भी रीजनिंग में आ जाता है। अब चार्ज ऑन दी आयंस, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन दी आयंस, जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना उतनी ज़्यादा उसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा 3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा अपने आसपास के वो है एरिया को, उसका चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग होगा जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड, एंड हायर विल बी द इंटरआयनिक अट्रैक्शन, उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, एंड दस ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। ओके, thus we conclude that magnitude of lattice energy and negative electron gain enthalpy is greater than that of the ionization enthalpy required. A stable chemical bond will be formed. Okay. So ये हो गए हमारे factors affecting the formation of ionic bonds. अब calculation of lattice enthalpy, इसके लिए एक बहुत बढ़िया एक मैंने देखा था एक पेज, calculation of lattice enthalpy।
तो सबसे पहले लैटिस एंथैल्पी को डिफाइन किया गया। अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे चार्जेस जो हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी, चार्ज ऑन दी आयंस, ये आपने पढ़ा, रेडियस ऑफ दी आयंस, अभी चार्ज ऑन दी आयंस, रेडियस ऑफ द आयंस, क्यों ये आपकी जो है अभी आपने जस्ट नाउ आपने पढ़ा, रेडियस है, चार्ज है। अनुष्का, बच्चे, यस मैम। हाँ जी, हाँ, चार्ज ऑन दी साइज ऑफ द आयंस कैसे इन्फ्लुएंस करता है लैटिस एंथैल्पी को? मैम जितना बड़ा आयन होगा उतना ही वो दूर न्यूक्लियस से होगा, और जितना ही छोटा होगा उतना ही वो क्लोज रहेंगे। हाँ, उतना क्लोज रहेंगे तो फिर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना? कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड यस बनाता मैम। है? सोडियम, किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड? मैम सोडियम क्लोराइड। हाँ, क्यों? क्योंकि मैम सोडियम छोटा एटम है हाँ, इन कंपेरिजन टू सोडियम आयन का पोटेशियम। साइज है पोटेशियम आयन से छोटा है। ठीक है, ये हो गए आपके फैक्टर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एंथैल्पी है, हम जो है उसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम जो है एक बॉर्न हेबर साइकिल है, पॉपुलरली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द लैटिस एंथैल्पी, दैट इज बेस्ड अपॉन हेसेस लॉ। नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज हेसेस लॉ, बिकॉज राइट नाउ वी हैव स्टडीड इट। मुस्कान, बच्चे, अभी थर्मोडायनेमिक्स में हेसेस लॉ पढ़ा था और इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, आते हैं। हेसेस लॉ आपके सिलेबस में भी है थर्मोडायनेमिक्स में, अभी आपने पढ़ा था। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं आता कोई। हेसेस लॉ बच्चे, गुड़िया, हेसेस लॉ क्या होता है? अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ना, याद है आपको? याद है तो है, ये आपके सिलेबस में है हेसेस लॉ, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। डू यू रिमेंबर? तीनों में से कोई बता दो हेसेस लॉ, जल्दी, 2 मिनट देती हूँ। हेसेस लॉ, मैम हेसेस लॉ में रिएक्शन कई स्टेप्स में होती है जहाँ पर इंथैल्पी चेंज सेम होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मैम चलो बेटा, वेरी गुड, आप और कोशिश एक की ए से बताने की। एक मिनट, गुड, वेरी गुड, आप कोशिश कर रहे हो बताने की, बट यू आर थोड़ा थोड़ा आप करीब हो। फिर ये ना वॉइस की प्रॉब्लम है मेरे इसमें ना, अपने आप ही बंद हो जाती है। दिस थिंग इज वेरी बॉदरिंग मी वेरी मच। हेसेस लॉ क्या बोल रहा है? हेसेस लॉ बोल रहा है कि एक तो सबसे पहले हमने बताया ना कि एंथैल्पी चेंज है जो, वो आपका एक स्टेट फंक्शन है। इस चीज़ से आप क्या समझते हैं कि हम जो है स्टेट फंक्शन, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेजेस पे ही डिपेंड करेगा ये प्रॉपर्टी एंथैल्पी की। इट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन, यानी कि हीट चेंज होगा तो रिएक्शन का उस यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे मान लो ना, आपको बताया नहीं गया था, इफ रिएक्टेंट ए इज फॉर्मिंग बी, अगर ये हो गया डायरेक्ट चेंज, अगर सोचो डायरेक्टली ना बना के पहले वो सी पे गया, सी से डी पे गया, फिर डी से ए बी पे आया डायरेक्टली, तो यहाँ पे जो होगा एंथैल्पी चेंज जो होगा, वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज जो होगी ना, जो है दैट विल बी इक्वल टू दी sum of all the enthalpy changes that are taken between A to C, C to D, D to B। एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है कांस्टेंट, मतलब कि सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। दिस इज फॉर डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, हेसेस लॉ, यानी कि डायरेक्ट पाथ से जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू दी समेशन ऑफ दिस
एंथैल्पी चेंजेस इन दिस इनडायरेक्ट पाथ्स, ये चाहे स्मॉल स्टेप में ले लो या फिर डायरेक्ट स्टेप में, यानी कि इससे पता चलता है कि आपका जो है एंथैल्पी चेंज एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेजेस में ही पे ही डिपेंड करता है। अगर मान लो सोचो कि ये अगर इनडायरेक्ट स्टेज पे जो एंथैल्पी जो है वो बड़ी होती एज कम्पेयर टू इनके कंपैरिजन में बड़ी होती, ये जो है H1 H2 H3, तो मान लो अगर हम पहले A से B पे जाते, फिर जो है मान लो कि हम रिवर्स भी जा सकते थे, तो हमने जो है इस पूरे प्रोसेस में जो है H1 माइनस जो है इनका सम H1 H2 H3 इनको इससे माइनस कर दिया, हमने माइनस किया, तो हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद ब खुद निकाल दी, हमने खुद ब खुद एक एनर्जी क्रिएट कर दी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट है, दैट इज अगेंस्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये पढ़ा नहीं था आपने? बकअप जल्दी वो करो, ये नीट का एग्जाम आ जाएगा साथ में। तो क्या हम पढ़ रहे थे अभी? हम लैटिस एंथैल्पी का कर रहे थे, लैटिस एंथैल्पी का। तो क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एंथैल्पी चेंज। ध्यान से अपनी स्क्रीन पे पढ़ते रहना, भले ही मेरी बात ना सुनो। नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एंथैल्पी चेंज स्टार्टिंग फ्रॉम अ सॉलिड क्रिस्टल एंड सबसे पहले लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन ही क्या है? It is impossible to measure the enthalpy change starting from a solid crystal and converting it into its scattered gaseous ions. It is even more difficult to imagine how you could do the reverse, start with the scattered gaseous ion and measure the enthalpy change when these convert into a solid crystals. अब हमें ना सबसे पहले क्या बात हुई कि सोडियम नहीं है, सोडियम आयन, हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है 1 मोल। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एंथैल्पी चेंज जो है ऐसे सीधे कैलकुलेट नहीं हो जाती, सबसे पहले हमें सोडियम है, सॉलिड है, उसे गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस गैशियस स्टेट से जो है हमें सोडियम है उसमें से जो है 1 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। अब ये होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी वैल्यू होगी ना आयनाइजेशन एंथैल्पी, गैशियस स्टेट है, आइसोलेटेड गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलवाना, पहले हमें इसे गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, फिर हमें क्लोरीन के साथ भी वही करना पड़ेगा, क्लोरीन तो है ही गैशियस स्टेट में, तो क्लोरीन का कोई पंगा नहीं है, पर हमें जो है पहले इसकी एटमाइजेशन करनी पड़ेगी। एटमाइजेशन जो है यानी कि क्लोरीन जो है पहले हमें इसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी कि कंपाउंड को उसके एटम्स में तोड़ना है ना, वन कन्वर्टिंग इनटू इट्स मतलब कि एटम कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनसे अलग कर देना, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यहाँ पे लगेगी। फिर जो है हम जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि जो है आपका जो न्यूट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन डालना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो लगेगी हमें वो कैलकुलेट करनी है। इन सब का समेशन जब हम करेंगे जो है, जो इन सब का समेशन करेंगे इससे हमें जो है वैल्यू मिल सकती है लैटिस एंथैल्पी की। तो क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से किया गया, ये आर्टिकल पढ़ना ज़रूर, मैं आपको दूँगी, फिर एक दिन आप ये मुझे खुद एक्सप्लेन करना कि कैसे होता है। तो क्या है, इट इज़ जो है अभी आपको गैसेस के बारे में बताया ना कि लैटिस एंथैल्पी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छी एक्सप्लेन करी गई है कि एक तो लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक लैटिस फॉर्मेशन। डिसोसिएशन एंथैल्पी कब है, जब हम जो है मान लो सोडियम क्लोराइड, दोनों सोडियम को अलग करना है, क्लोरीन को अलग करना है, तो वो डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो एनर्जी वहाँ पे लगाई गई है वो डिसोसिएशन एंथैल्पी। और फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या है, जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों आपस में अट्रैक्ट होके बन गए, एक फार्मूला यूनिट बना दिया उन्हें सोडियम क्लोराइड का, एक बन गया उनका जो है कंपाउंड, 1 मोल मतलब कि 1 यूनिट बन गया ना, तो जो एनर्जी जो है रिलीज हुई, जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, बिकॉज अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगी और जब रिपल्स दूर करना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो लैटिस एंथैल्पी को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एक लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी व्हिच इज द एंथैल्पी चेंज नीडेड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल इनटू इट्स स्कैटर्ड गैसियस आयन, है ना, 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl का 1 मोल लिया, उसको जो है हमने तोड़ा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को अलग किया इनटू इट्स स्कैटर्ड गैसियस आयन, फिर वो जो है गैसियस आयंस में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में। लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या है,
Enthalpy change when 1 mole of solid crystal is formed from its scattered gaseous ions. Scattered gaseous ions होंगे, सोडियम gaseous state में, क्लोराइड gaseous state में, क्लोराइड आयन, Na positive gaseous state में, Na पॉजिटिव गैशियस स्टेट में, क्लोराइड आयन गैशियस स्टेट में, कंबाइन किए. अब इनके जो है 1 मोल दोनों का जो है कंबाइन किया, कंबाइन किया. एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल इज फॉर्म्ड. अब 1 मोल ऑफ NaCl बना फ्रॉम इट्स स्कैटर्ड गैशियस आयन, जो ये थे ये स्कैटर्ड गैशियस आयंस थे. 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन. अब जो है इन्होंने बनाया NaCl 1 मोल फ्रॉम इट्स स्कैटर्ड गैशियस आयन. तो जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड योर लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी. अब हम इसकी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं. तो एंथैल्पी चेंज उसने बोला कि सॉलिड क्रिस्टल है, हम उसको डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है. और फिर अब उसको चलो सोडियम को हमने गैस में कन्वर्ट किया, तो उसके गैशियस आयंस है उसको स्कैटर करके उसमें से जो एंथैल्पी चेंज होगी वो कैलकुलेट करना बड़ा ही नामुमकिन सा लगता है, मतलब कि इनकन्वीनियंट प्रोसेस है. तो हम कोई ना टेढ़ा रास्ता पकड़ेंगे, इनडायरेक्ट रास्ता पकड़ेंगे, थियोरेटिकल. जो है हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टीडियस होगा, बहुत ज़्यादा थका देने वाला होगा. कि पहले सोडियम लो, फिर सोडियम को जो है आप उसमें कन्वर्ट करो गैशियस स्टेट में, फिर उस गैशियस स्टेट में से एक छोटा सा आयन निकाल लो, फिर एक आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर वही क्लोराइड आयन के साथ करो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन करो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसकी कैलकुलेट करो कि क्लोरीन है ना आपका Cl2, उसको तोड़ो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फिर वो जो Cl है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर जाके आप कैलकुलेट करो. तो ये थोड़ा टीडियस हो जाएगा. और आपको तो पता ही है कि अब एक आयन आप कहाँ से निकालोगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है. लैटिस एंथैल्पी जो है हमेशा हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. एंड देयर आर 2 entirely different ways in which this can be done. You can use a Hess's law cycle. Hess's law cycle. In this case Born-Haber cycle. अब एंथैल्पी चेंज का बताया ना, एक तो हमने डायरेक्ट प्रोसेस से NaCl बनाया और एक तो है जो हमने इनडायरेक्ट प्रोसेस से बनाया. हम इनडायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे जिससे हम डायरेक्ट प्रोसेस में जो है जो एक्चुअल वैल्यू है लैटिस एंथैल्पी की कैलकुलेट कर सकते हैं. क्योंकि हमें पता है ना कि डायरेक्ट प्रोसेस का जो है वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू दी स्मॉल स्टेप्स टेकन इन दी जो है इनडायरेक्ट. एक हमने NaCl बना दिया डायरेक्ट, है ना, सोडियम और सोडियम के गैशियस आयन प्लस क्लोराइड के गैशियस आयंस फॉर्म 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब ये हो गया डायरेक्ट प्रोसेस. लेट H बी दी एंथैल्पी चेंज. अब यहाँ पे जो है हमने सोचा कि हम इनडायरेक्ट तरीका लगाएंगे, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3. तो डेल्टा H अकॉर्डिंग टू बॉर्न-हेबर साइकिल जो डेल्टा H की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. हैसेस लॉ. ठीक है. अब हमें जो है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हमें थ्योरेटिकल थोड़ा लगाना पड़ेगा. यू कैन यूज अ हैसेस लॉ साइकिल इन्वॉल्विंग एंथैल्पी चेंजेस, पर ये शर्त है कि आपको जो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब वैल्यूज जो है पता होनी चाहिए. आपको प्रोवाइड करवा दी जैसे प्रोवाइड करवाते हैं न्यूमेरिकल्स में. मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी दूंगी आज सॉल्व करने के लिए. एंथैल्पी चेंजेस विच कैन एंड डू रिमेंबर आपका टेस्ट है आपका ना, संडे को ले लेंगे आपका टेस्ट ना. कुछ नहीं है, फॉर्मूले आपने याद रखने हैं सारे फॉर्मूले. लैटिस एंथैल्पीज कैलकुलेटेड इन दिस वे आर डिस्क्राइब्ड एज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज. Physics style calculations working out how much energy would be released. For example, when ions considered as point charges come together to make a lattice, these are described as theoretical values. तो ये जो है ये वेज बता रहे हैं by which you can calculate the lattice enthalpy. जब सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर मेथड है इज द बॉर्न-हेबर साइकिल. स्टैंडर्ड एटमाइजेशन एंथैल्पी, इसके बारे में तो आपको पता होगा ना. देयर इज एन एक्स्ट्रा टर्म विच वी नीड टू डिफाइन दिस एटमाइजेशन एंथैल्पी. ये आपके सिलेबस में है. स्टैंडर्ड एटमाइजेशन एंथैल्पी क्या है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स
1 mole of gaseous atoms is formed from the element in its standard state. Standard state मतलब कि जो नॉर्मल कंडीशन में जैसा रहता है ना, नॉर्मल कंडीशन में जैसे सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, 1 mole of gaseous atoms is formed from its element in its standard state. Enthalpy change of atomization is always positive. Atomization है ना, atomization क्या है? Atomization क्या होता है गुड़िया? कुछ नहीं है, क्लोरीन है ये मान लो. अब हमने इसको कंस्टिट्यूएंट एटम्स में तोड़ डाला. तोड़ना एक मॉलिक्यूल को उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स में, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, है ना. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए क्या डिफाइन किया था? स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, क्या क्या बोला गया था आपको? एक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है. Enthalpy change when 1 mole of gaseous atoms is formed from the element in its standard state. Enthalpy change of atomization. ये जो है मुझे लगता है बंद भी नहीं है. बताओ बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन कौन सी बोली गई थी? You are always going to have to supply energy to break an element into its separate gaseous atoms. All of the following equations represent changes involving atomization enthalpy. ये देखो ना कि जो है कैलकुलेट किया गया है, जो है मॉलिक्यूल है उसको जो है उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स में तोड़ा गया है, एंड दैट टू इन गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में भी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन याद है ना? गैसियस स्टेट में 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स बनाने हैं फ्रॉम द एलिमेंट, भले वो किसी भी स्टेट में हो, एंड इट इज यूजुअली इट इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. नोटिस पर्टिकुलरली कि ये जो वैल्यू देखना कि किलो जूल्स पर मोल है ऑफ एटम्स फॉर्म्ड, नॉट पर मोल ऑफ एलिमेंट दैट यू स्टार्ट विद. पर मोल ऑफ एटम्स, गैसियस एटम्स. अब हमने बॉर्न हेबर का कैलकुलेट करना था. सबसे हमारा क्लासिक एग्जांपल ही देते हैं, सोडियम क्लोराइड. हमने बोला सोडियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करके बताओ. तो कैसे करनी है? तो आप बोलोगे जी हम बॉर्न हेबर साइकिल लगाएंगे. तो यहाँ क्या बोला है? बोला गया कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय ड्राइंग अ बॉर्न हेबर साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड. ध्यान से पढ़ना. एंड देन टॉक इट थ्रू केयरफुली आफ्टरवर्ड्स. यू विल सी दैट आई हैव आर्बिट्ररीली मतलब अपनी तरफ से, आर्बिट्ररीली जो खुद से, डिसाइडेड टू ड्रॉ दिस फॉर लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी. लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी है ना, समझ गए ना? लैटिस मतलब कि जब दो हैं आयंस हैं वो मिलके 1 मोल ऑफ द कंपाउंड बना रहे हैं, जो है 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड द लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी, है ना. फॉर्मेशन बन रहा है, जब बन रहा है कंपाउंड, फॉर्मेशन हो रही है, तो एनर्जी जो रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड द लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी. You will see that I have arbitrarily खुद से decided to draw this for lattice formation enthalpy. If you wanted to draw it for lattice dissociation enthalpy, the red arrow would be reversed. इसकी बात कर रहा है formation enthalpy. अब यहाँ पे है, ये एक पैटर्न बनाया गया है, यहाँ पे जाएंगे तो एनर्जी जो है अपवर्ड्स जो है वो इंक्रीज कर रही है. तो क्या है यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि हमें क्या सोडियम, सबसे पहले हेसेस लॉ की क्या बात हो रही है यहाँ पे? पहले दो सॉलिड लाइन देखनी है आपने. ये 2 सॉलिड लाइन देखना, ये जो डार्क ब्लैक कलर की 2 सॉलिड लाइन जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये है आपका सोडियम आयन. सोडियम जो है सॉलिड, ये आपका क्लोरीन एज यूजुअल इन द गैसियस स्टेट. क्या रिएक्शन हुआ? सोडियम प्लस क्लोरीन, दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड. अब ये होगी हमारी वैल्यू एंथैल्पी चेंज की, है ना. ये लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी. अब फॉर्मेशन हुई तो एनर्जी रिलीज होगी, तो माइनस है -411 किलो जूल्स पर मोल. अब ये हो गया डायरेक्ट प्रोसेस, ये हो गया जी हमारा डायरेक्ट प्रोसेस. अब हमने क्या बोला है हेसेस लॉ कि डायरेक्ट प्रोसेस जो है अब हम इसको इनडायरेक्ट तरीके से करेंगे, और वो इनडायरेक्ट को जितने भी स्टेप्स हैं उन सबको प्लस करके सबकी वैल्यू है इसके इक्वल आएगी, इक्वलेंट कर देंगे. क्या हो रही है? तो अब ये पढ़ोगे तो आराम से समझ आएगा. अब फोकस टू स्टार्ट विद ऑन द हायर ऑफ द टू थिकर. ये है थिक लाइन्स, मोटी वाली ब्लैक कलर की लाइन्स है, horizontal lines. We are starting here with the elements sodium and chlorine in their standard states. Standard states मतलब जो normal है. Sodium standard states normal conditions में solid है, chlorine normal conditions में gas है. Notice that we only need half a mole of chlorine gas in order to end up with 1 mole of sodium chloride. ठीक है, Cl2 है ना, तो हमें उसका half a mole ही लेना है.
द एरो पॉइंटिंग डाउन फ्रॉम दिस लाइन टू द लोअर थिक लाइन. अब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई ना, जहाँ एनर्जी रिलीज हुई वहाँ पे एरो डाउनवर्ड पॉइंट हो रहा है, जहाँ एनर्जी गेन हुई वहाँ एरो अपवर्ड पॉइंट हो रहा है. एरो पॉइंटिंग डाउन फ्रॉम दिस to the lower thicker line represents the enthalpy change of formation of sodium chloride. अब ये दोनों जो है सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बना, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, एरो डाउन -411 किलो जूल्स पर मोल. The Born-Haber cycle now imagines this formation of sodium chloride as happening in a whole set of small changes. अब ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोसेस. The arrow pointing down from this to the lower thick line represents the enthalpy change of formation of sodium chloride, यानी कि -411 किलो जूल्स पर मोल. अब आगे क्या बोल रहे हैं, अब हम इनडायरेक्ट प्रोसेस की बात करेंगे. द Born-Haber cycle now imagines, अब इमेजिन करता है. अब हमें जो है, अब हम इसको प्रैक्टिकली करने थोड़े बैठेंगे, हम इसे अपनी तरफ से कैलकुलेट की गई हैं वैल्यूज. नाउ इमेजिन दिस फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एज हैपनिंग इन अ होल सेट ऑफ स्मॉल चेंजेस. अब हम छोटे छोटे इनडायरेक्ट चेंजेस करेंगे, इनडायरेक्टली हम सोडियम क्लोराइड बनेंगे थ्रू स्मॉल चेंजेस, मोस्ट ऑफ विच वी नो द एंथैल्पी चेंजेस फॉर एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर द लैटिस एंथैल्पी दैट वी वांट टू कैलकुलेट. हमें लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है. अब सबसे पहले क्या है, +107 किलो जूल्स पर मोल. सबसे पहले एटमाइजेशन करनी है सोडियम की. सोडियम जो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सोडियम जो है डेफिनेटली एक ही तो है सोडियम, उसका एटम है. अब जो है यहाँ पे बात हो रही है गैशियस एटम्स की, हमने यहाँ पर बात की गैशियस एटम्स की. तो यूजुअली यहाँ पे जो हमने पढ़ा है सब्लिमेशन की वैल्यू लगाते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. इन्होंने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगाई है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी है. तो चलो, इन्होंने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगाई है. एटमाइजेशन एंथैल्पी जो है हम कैलकुलेट करेंगे सोडियम की. तो इन्होंने बोला +107 किलो जूल्स पर मोल, यानी कि सोडियम जो है सॉलिड स्टेट में स्टैंडर्ड कंडीशन में इतनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, एरो ऊपर जाएगा, सोडियम आपका गैशियस आयन में बन गया, गैशियस स्टेट में बन गया. अब +496, अब जो है गैशियस स्टेट में हमें आपका सोडियम आयन, सोडियम एटम मिल गया. अब हमें इस सोडियम एटम को ये न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल है बेटा. अब हमें जो है हमें आयन चाहिए, सोडियम का कटायन चाहिए. तो कटायन चाहिए तो क्या है, गैशियस न्यूट्रल एटम, गैशियस स्टेट, आइसोलेटेड गैस, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो उसका क्या हुआ, किस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अनुष्का बच्चे? यस मैम. हाँ जी, ये आपके सामने ना आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? यस मैम. हाँ जी, हाँ बेटा. तो ये जो सॉलिड है ना सोडियम, हमने है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आना चाहिए यहाँ पे, जो है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू इन्होंने एटमाइजेशन की दे दी है. एटमाइजेशन यानी कि गैशियस स्टेट में से सोडियम है जो है एक एटम, यानी कि गैशियस स्टेट से सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट में से कन्वर्ट किया सोडियम इन द गैशियस स्टेट. गैशियस स्टेट में आ गए सोडियम के एटम्स. अब हमने है, अब क्या चाहिए हमें, Na पॉजिटिव. तो अब बोलो, एक ही अकेला सोडियम का गैशियस एटम है, उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक बेसिक टर्म यूज करते हैं जो हमने है आपके चैप्टर पीरियोडिसिटी में पढ़ी थी, ट्रेंड्स में. वो क्या है, the energy required to separate a loosely bound electron from a gaseous atom of an neutral gaseous atom of an element, it is called ionization enthalpy, है ना. हमें इसमें से निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी. तो आपको सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी दी जाएगी, दैट इज इक्वल टू 496 किलो जूल्स पर मोल. अब इसने जो है 496 किलो जूल्स, हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, लगाएंगे 496 किलो जूल्स पर मोल. तो जी आपका सोडियम है, इट इज फॉर्म्ड इन द गैशियस सोडियम आयन, इन द गैशियस स्टेट योर सोडियम आयन विद 1 इलेक्ट्रॉन लेस इज फॉर्म्ड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गया आपका, ये हुई आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी. ये वाली वैल्यू भी ऐड होगी, +496. अब है +122 इज द एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन. अब ये क्या है, क्लोरीन है. क्लोरीन जो है डेफिनेटली पहले से गैशियस स्टेट में है. अब हमें इसके गैशियस एटम्स हमें निकालने हैं. तो यहाँ पे पहले तो क्लोरीन है, उसको जो है Cl2 था. अब ये Cl2 को ClCl यानी कि उसके गैशियस एटम्स में जो है हमें कन्वर्ट करना है. तो हमने यहाँ पे जो है उस हाफ मोल ऑफ क्लोरीन लिया था ना, हाफ मोल,
ये सब क्लोरीन में ही स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहा है, ये मत सोचना कि क्लोरीन के एटम्स हैं। ये यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है 0.5 मोल 6.02 इंटू 10⁻23 का जो है ना हाफ करो, तो इतने जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl2 ही है यहाँ पे, Cl नहीं है, अकेला Cl नहीं है। अब इस Cl2 को ना हमने तोड़ना है, गैसियस स्टेट में तो ये पहले से ही है, अब हमें तोड़ना है, Cl में कन्वर्ट करना है। इस हाफ मोल को 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन, अब हमें इस क्लोरीन को तोड़ के इसके एटम्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे टर्म, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, गैसियस में ही रहेगा, गैसियस है, हमें इसका कोई पंगा ही नहीं है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लोरीन Cl2 को Cl में कन्वर्ट करना है। अब अगला स्टेप कौन सा होगा, अगला स्टेप क्या है मुस्कान, अगला स्टेप क्या है? चलो हमें एक आयनिक कंपाउंड बनाना ना, हमें कटायन हमारा मिल गया, हमने पहले उस सॉलिड स्टेट से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन से उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया। अब उस गैसियस स्टेट से जो है आपका आइसोलेटेड जो है एटम है सोडियम का गैसियस स्टेट में, उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकलवाया और उसके लिए और उसने एनर्जी ऑब्जर्व की, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। अब हमने क्लोरीन का ट्रीटमेंट किया, क्लोरीन जो है 0.5 मोल है Cl2 स्टेट में, अब हमें Cl2 को हमें Cl में कन्वर्ट करना है। क्या लगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगी, प्लस 122 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी और ऑब्जर्व की, तो आपका सिस्टम और ऊपर चला गया, एनर्जी में ऊपर को गया। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है, अगला स्टेप बताओ क्या करना है। हमें हमारा कटायन तो मिल गया, अब हमें चाहिए हमारा अनायन, तो क्या लगेगा, अब क्या लगेगा, जैसे इसके लिए है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम आयन के लिए, सोडियम के लिए, तो इसके लिए क्या लगेगा क्लोरीन के लिए, म्यूट तो नहीं है, हाँ जी बच्चे, क्लोरीन का क्या करना है हमने क्लोरीन को हमने एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें ये आइसोलेटेड है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन भी है थोड़े एनालॉगस कंडीशन, मतलब कि थोड़ा सा जो है कॉम्प्लीमेंट्री है उससे आयनाइजेशन एंथैल्पी से, बट कुछ चीज़ें सेम है, जैसे कि हमें आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम वो हमें मिल गया है, क्लोरीन मिल गया है। अब अगला स्टेप क्या करना है आपने, क्लोरीन का न्यूट्रल गैसियस एटम है, न्यूट्रल गैसियस एटम है, अब हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब अट्रैक्शन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी ना। सबसे ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है हैलोजेंस में, बताना किसकी है, बच्चे बोलो कुछ तो बोलो, सबसे मैम अच्छी, क्लोरीन की। हाँ सबसे बढ़िया क्लोरीन की। तो अब ये तो आराम से ले लेगा, और इसकी कितनी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे लिखा गया 349 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवाए, यहाँ पे अट्रैक्शन फील करेगा आपका इलेक्ट्रॉन, अब जहाँ अट्रैक्शन है वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, -349 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। जहाँ एनर्जी रिलीज हुई वहाँ पे आपका सिस्टम नीचे चला गया, एरो नीचे पॉइंट आउट हो गया। अब ये देखो, आपका सोडियम आयन भी मिल गया, क्लोरीन आयन भी, आपका क्लोराइड आयन मिल गया, सोडियम आयन मिल गया। अब इन्होंने ये कंबाइन किया आपस में, एंड दे फॉर्म्ड 1 मोल ऑफ sodium chloride, 1 mole of gaseous ions of sodium and 1 mole of gaseous anions of chloride ions, they combine, आपस में अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज हुई, उन्होंने इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की। अब हमें जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं है, हमने जैसे हेसेस लॉ में नहीं बोला था, ये पहले डायरेक्ट प्रोसेस है, -411 किलो जूल्स पर मोल डायरेक्ट प्रोसेस था, दैट और डायरेक्ट प्रोसेस जो है दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल दी एंथैल्पीज इन द इनडायरेक्ट स्मॉल स्टेप्स, समझे। ये डायरेक्ट है -411 किलो जूल्स पर मोल, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दीज +107 +496 +122 प्लस इंटू माइनस, यानी कि -349 प्लस ये लैटिस एंथैल्पी, ये दोनों इक्वल होंगी। ये आया डायरेक्ट प्रोसेस जो है दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ ऑल स्मॉल स्टेप्स टेकन इन द इनडायरेक्ट प्रोसेस। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करी गई, यहाँ पे लिखा गया लैटिस एंथैल्पी। अब हमें ये कैलकुलेट करनी है, हमें जो है वो ये कैलकुलेट करनी है।
ये लैटिस एंथैल्पी का मतलब ही यही है, हमें गैशियस स्टेट में जो आयंस है, आइसोलेटेड आयंस इन द गैशियस स्टेट, अब ये जो है आइसोलेट ना गैशियस स्टेट में नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेट में, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड है, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में जो है। अब यहाँ पे जो है लैटिस एंथैल्पी की एक्चुअल वैल्यू है, हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये है आपकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, both routes would start from the elements in the standard states and finish at the gaseous ions. तो ये है, इस तरीके से आप by using a basic mathematics you are able to calculate the value of lattice enthalpy. और डिसोसिएशन एंथैल्पी में क्या होता, डिसोसिएशन एंथैल्पी में आपका 1 मोल सॉलिड है वो टूट गया उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन में, याद रखना गैसियस आयन में, तो यहाँ पे लैटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी, यहाँ पर भी वही सेम चीज है। 787 kilojoules per mole. This will be the amount of energy released फॉर्मेशन एंथैल्पी में रिलीज्ड, डिसोसिएशन एंथैल्पी में गेंड कि कितनी लगेगी, यानी कि 787 kilojoules per mole is the enthalpy change when sodium ion and chloride ion they form sodium chloride. ठीक है, पल्ले पड़ा कुछ? यस मैम। है ना, जैसे ये बॉर्न हेबर साइकिल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, यू विल स्टार्ट विद हियर, दिस इज द ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग एंथैल्पी। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट क्या है मैग्नीशियम का, सॉलिड स्टेट, क्लोरीन एज यू नो 0.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। अब हाँ यहाँ पे सब्लिमेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगेगी, इन्होंने आटमाइजेशन लगा दी है, वही सेम कहानी है, मैग्नीशियम के हमने जो है गैसियस स्टेट में हमने कन्वर्ट किया एंड वी कैलकुलेटेड द एंथैल्पी चेंज, देन वी हैव टू टेक आउट द आयंस। अब यहाँ पे मैग्नीशियम आपका Mg, एक Mg पॉजिटिव है, एक MgCl2 है, दोनों के लिए एक Mg पॉजिटिव और MgCl2 दोनों के लिए जो है डिफरेंट बॉर्न हेबर साइकिल्स के जो है ग्राफ लगते हैं। इन्होंने MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, उस स्टेट के लिए इन्होंने बताया है। अब यहाँ पे है आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, यानी कि 738 किलोजूल्स पर मोल, इतनी ज़्यादा हमें एनर्जी जो है वो लगानी पड़ेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ऐसा क्यों, इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है एनर्जी? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना उसकी, मैग्नीशियम की, बाहर जो है ड्यूप्लेट है उसका, ड्यूप्लेट वाला नहीं पढ़ा एक तो कॉसल ल्यूइस वाला, कि उसकी जो है सिमेट्री है, फुली फिल्ड है ऑर्बिटल बाहर वाला, तो सिमेट्री अच्छी है तो स्टेबिलिटी है, जिस वजह से जो है अब ये बोलेगा कि मुझ में मेरे तो स्ट्रक्चर ही बड़ा स्टेबल है, एंथैल्पी बड़ी, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखेंगे मैग्नीशियम की जो है बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड में से निकालने के लिए इतनी एनर्जी लगेगी। अब जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है 738 किलोजूल्स पर मोल, इतनी लगानी पड़ेगी हमें, इतनी खर्च करनी पड़ेगी, जिस वजह से सिस्टम आपका हायर स्टेट में चला गया। अब ये है हमने मैग्नीशियम को ट्रीट कर दिया, अब यहाँ पे है MgCl2, अब हम यहाँ से एक और निकालना है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे एक और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी ऐड हो जाती है, पर इन्होंने MgCl के लिए ही कैलकुलेट करी है, तो ये इसको इन्होंने इधर ही छोड़ दिया। अब यही वही सेम चीज़ है, क्लोरीन है, उसके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तोड़ा उसको क्लोरीन एटम में, अब ये न्यूट्रल गैसियस एटम्स ऑफ क्लोरीन जो है इसमें ऐड करा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगी, इतनी वैल्यू लगी उसकी। अब ये जो है, अब ये 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन, दे फॉर्म 1 मोल ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड, और ये जो है एनर्जी लगी दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल, हेसेस लॉ। अब जैसे कई बार होता है कि इसकी वैल्यू नहीं दी जाएगी, अब इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मेशन एंथैल्पी, ये जो है ये जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अभी पिछले वाले में अभी NaCl का किया, तो यहाँ ये वैल्यू दी गई थी बाय यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला एंड बाय एडिंग, बस सीधा याद रखना जो डायरेक्ट प्रोसेस में होगा दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दी इनडायरेक्ट एंथैल्पी चेंजेस इन द इनडायरेक्ट प्रोसेस। You may have gotten the idea, ठीक है।
कल इस चैप्टर की हम एक लास्ट क्लास करेंगे. आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर एंड वहाँ पे हम आपके NCERT पे ज़्यादा फोकस करूँगी मैं. राइट नाउ आपके टॉपिक्स पे ज़्यादा मेरा फोकस है, पर NCERT इज़ अ मस्ट. तो NCERT हम छोड़ेंगे नहीं, अब अगली बार NCERT ज़्यादा पकड़ेंगे. और आपको डेली के 5 क्वेश्चंस MCQ टाइप वो करने पड़ेंगे. और जैसे सर ने कहा कि आपकी जो है एक लाइव क्लास लेनी चाहिए जहाँ पे आप क्वेश्चंस के जो हैं आंसर्स दे सको. एंड डोंट यू वरी, जो आपके टेस्ट होंगे उसमें वो प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस के ही डाले जाएंगे. आप खुद कैलकुलेट कर सॉल्व करना उन्हें. ओके, एंड सजेशंस आर वेलकम इफ़ यू लाइक एनीथिंग. You can leave the class now. Thank you so much.